नेहा अपने परिवार के साथ शारदा कॉलोनी में रहती है। उसके परिवार में उसके पति करण और सासू माँ सरिता है। वो एक सुखी परिवार है और अपने जीवन से संतुष्ट है। करण, तुमने सुना है कि हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया है? हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूँ। करण, मैं तो उनसे जरूर मिलूंगी। जब से इस कॉलोनी में रहने के लिए आए हैं, तब से कोई ढंग की पड़ोसन ही नहीं मिली। क्या पता ये नई पड़ोसन अच्छी हो। हाँ, चलो ठीक है। अगर ये पड़ोसन अच्छी मिली है तो यहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। अच्छा, चलो मैं ऑफिस चलता हूँ। ओके, बाय। करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कॉलोनी में सब्जी बेचने वाली आवाज आती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी भरी सब्जी। कॉलोनी की औरतें सब्जी खरीदने के लिए निकलती हैं, जहाँ पर नेहा की मुलाकात उसकी नई पड़ोसन से होती है। दीदी, आप वही हो क्या जो अभी यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हो? हाँ, कल रात ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अभी तो मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आप चिंता मत करो दीदी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगी। थैंक यू नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। सभी औरतें सब्जी खरीदकर सब्जी वाले को पैसे दे देती है। अरे, मैं तो अपना पर्स लाना ही भूल गई। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं दे देती हूँ, आप बाद में लौटा देना मुझे। धन्यवाद नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जल्दी आपको पैसे लौटा दूंगी आपके। कोई बात नहीं दीदी, हम पड़ोसी है ना, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब धीरे धीरे शिल्पा नेहा से बातचीत बढ़ाना शुरू कर देती है और उससे काफी अच्छी दोस्ती कर लेती है। तभी एक दिन सुबह सुबह नेहा के घर की डोर बेल बजती है। नेहा दरवाजा खोलती है तो शिल्पा अपने हाथ में एक कटोरी लिए वहाँ खड़ी थी। अरे दीदी, आप आइए आइए आइए, अंदर आइए। हेलो नेहा, सॉरी तुम्हें इतनी सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। अरे नहीं दीदी, इसमें डिस्टर्ब कैसा, मैं तो बस करण के ऑफिस के लिए लंच पैक कर रही थी। अच्छा, वैसे तो बस चीनी मांगने आई थी मैं, मेरे पास चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा तुमसे मांग लूं। इतनी सुबह सुबह राशन वाले के पास जाने का टाइम नहीं था। अरे कोई बात नहीं दीदी, चीनी तो मेरे पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कितनी चाहिए? ज्यादा नहीं, बस आधा कप ही चाहिए, इनके लिए चाय बनानी है ना। अच्छा, आप बस 2 मिनट रुकिए दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नेहा किचन में जाती है और चीनी के लिए अलमारी खोलती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और शिल्पा को अपने पीछे खड़ा देखकर एकदम से चौंक जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही नेहा, तुम्हारा किचन बहुत सुंदर है। थैंक यू दीदी। शिल्पा नेहा के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके किचन की हर चीज को देखने लगती है। नेहा, वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सिर्फ तुम और तुम्हारे हस्बैंड हैं या यहाँ पर और भी रहते हैं? नहीं दीदी, मैं, मेरे पति करण और मेरी सासू माँ, हम तीनों यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, और वैसे तुम्हारे पति क्या करते हैं? उनका अपना छोटा मोटा सा बिजनेस है दीदी। तब तो तुम्हारी आमदनी भी खूब अच्छी होगी। मैंने सुना है बिजनेसमैन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। अरे नहीं नहीं दीदी, भगवान की दया से इतना है कि कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती और ज्यादा का लालच हमें है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। शिल्पा नेहा से उसके घर और परिवार की हर चीज के बारे में पूछती रहती है और नेहा उसके सवालों का जवाब देती रहती है। तभी बाहर से उसकी सासू माँ की आवाज आती है। नेहा बाहर जाती है। बेटा, नेहा बेटा, चाय बन गई। अरे चाय बन गई तो ले आओ। अरे बाप रे, माफ कीजिएगा माँ जी, मैं शिल्पा दीदी से बात कर रही थी और मुझे चाय का ध्यान ही नहीं रहा। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। नेहा जल्दी से चाय बनाने के लिए किचन में जाती है और शिल्पा को देखते ही मुस्कुराती है। लगता है तुम अपनी सासू माँ को चाय देना भूल गई थी। हाँ दीदी, आपसे बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा चलो, तुम अपनी सासू माँ के लिए चाय बना लो, मैं चलती हूँ। वैसे मीना मार्केट में कपड़ों की बम्पर सेल लगी है, मैं तो आज शॉपिंग के लिए जाऊंगी। तुम्हें चलना हो तो बता देना। शॉपिंग पर तो मुझे भी जाना है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नेहा और शिल्पा शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होती है और मार्केट पहुंच जाती है। दीदी, मैं तो आज बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहती हूँ, मुझे नए कपड़ों की बहुत जरूरत है। पूरे 6 महीने से मैंने शॉपिंग नहीं की। हाँ नेहा,
मैंने भी बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की है। चलो आज हम पहले उस नई दुकान पर जाते हैं जो अभी खुली है। वो दोनों दुकान पर जाती हैं और अपने कपड़े पसंद करती है। नेहा एक प्यारा सा टॉप देखती है और शिल्पा को दिखाती है। ये देखिए शिल्पा दीदी, ये टॉप कितना प्यारा है। हाँ नेहा, ये तुम्हें बहुत सूट करेगा। वो दोनों दुकान पर बहुत सारे कपड़े पसंद कर लेती है। आपको इनमें से कितने कपड़े लेने हैं? हमें ये सभी कपड़े। ठीक है, मैं आपका बिल बना देता हूँ। दुकानदार बिल बनाता है और शिल्पा अपना कार्ड देती है। लेकिन जब दुकानदार कार्ड स्वाइप करता है तो पता चलता है कि कार्ड काम नहीं कर रहा है। माफ कीजिए, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी तो अपने अकाउंट में पैसे डाले थे। अब एक बार और ट्राई करो ना। ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूँ। दुकानदार शिल्पा का कार्ड स्वैप करता है, लेकिन इस बार भी कार्ड काम नहीं करता। माफ कीजिए, आपका कार्ड फिर से काम नहीं कर रहा है। ओफो, ये कार्ड भी ना। नेहा, क्या तुम अभी मेरी पेमेंट कर सकती हो? मैं घर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। हाँ दीदी, बिल्कुल, मैं पेमेंट कर देती हूँ। नेहा अपना कार्ड देती है और दुकानदार बिल की पेमेंट करता है। वो दोनों शॉपिंग करके दुकान से बाहर निकलती है। दीदी, बहुत अंधेरा हो गया है, अब क्या करें? हाँ नेहा, हमें घर जल्दी पहुँचना होगा, लेकिन यहाँ कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं है। जब भी ऑटो या रिक्शा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी नहीं मिलता। तभी एक ऑटो वाला वहाँ आता है और उन्हें देखकर रुक जाता है। मैम, कहाँ जाना है? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। नेहा और शिल्पा ऑटो में बैठ जाती हैं। हमें शारदा कॉलोनी में जाना है भैया। ठीक है मैम, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ऑटो वाला बड़ी ही तेजी से ऑटो चलाता है और उन्हें एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और अचानक से ऑटो को रोक देता है। अरे, तुमने ये यहाँ इतनी सुनसान जगह पर ऑटो क्यों रोक दिया? हमें शारदा कॉलोनी ही जाना है। ए शाली, चुप कर और चुपचाप से मुझको अपने पैसे और ये गहने दे दे। ये क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बदमाश कहीं के, रुको तुम, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे अरे, अपन तो डर ही गया। तुझे क्या लगता है तू पुलिस के पास फोन करेगी और अपन तुझको फोन करने देगा? चल अब पैसे और गहनों के साथ मुझे फोन भी दे। नहीं, हमारे पास कोई पैसे और गहने नहीं है, छोड़ दो हमें। तभी ऑटो वाला अपनी जेब से एक छुरी निकालता है, जिसे देखकर नेहा और शिल्पा बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। दोनों की दोनों ज्यादा शानी मत बनो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, दे दो वरना। नेहा और शिल्पा डर जाती हैं और वो अपने पैसे और गहने ऑटो वाले को दे देती हैं। चलो ठीक है, अब तुम दोनों इधर से चलती बनो और आगे से अकेले मत घूमना। ऑटो वाला भाग जाता है और नेहा और शिल्पा जैसे तैसे अपनी कॉलोनी में आ जाती है। दीदी, आज के बाद तो मैं कभी शाम में बाहर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ नेहा, मैं भी कभी नहीं जाऊंगी। आजकल का समय बहुत ही खतरनाक है, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। शुक्र है कि ऑटो वाला हमारे पैसे और गहने लेकर भाग गया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ दीदी, जल्दी जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। मेरे मन से तो वो बात नहीं निकल रही है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। नेहा घर आकर करण को सारी बातें बताती है। क्या? ये भगवान, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, हम ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो ऑटो वाला हमें छुरी दिखाकर पैसे और गहने ले गया। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम्हें कभी भी शाम के समय अकेले बाहर जाने ही नहीं दूंगा। अगर कुछ भी जरूरत हो ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ नेहा और करण परेशान हो रहे थे और शिल्पा और उसका पति रोहन अपने घर में बैठे हुए हंस रहे थे। उनके हाथ में नेहा के पैसे और गहने थे। शिल्पा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेहा को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये हमारा प्लान था। मुझे पता था कि नेहा मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए मैंने उसे ऑटो में बैठने के लिए कहा। और हमने ऑटो वाले को तो पहले ही पैसे दे दिए थे कि वो नेहा को लूट ले। हाँ, ये बहुत आसान था। नेहा को कभी नहीं पता चलेगा कि ये सब हमारा प्लान था। दोनों हंसते हुए अपने पैसे और गहने देखते हैं। रोहन, इससे पहले कि नेहा के ये गहने किसी की नजरों में आए, तुम इन्हें सुनार के पास जाकर बेच आओ, हमें पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं कल ही सुनार के पास जाऊंगा और इन्हें बेच दूंगा। अगले दिन रोहन उन गहनों को सुनार के पास लेकर जाता है। सुनार उन गहनों को चेक करता है। अरे, ये गहने तो नकली है। क्या? नकली? ये नहीं हो सकता। हाँ, ये गहने असली नहीं है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो बाजार में तुम्हें 500 रुपए में मिल जाएंगे। क्या?
हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? हमने इतने सारे पैसे इन गहनों के लिए खर्च किए थे। इसका मतलब उस सुनार ने हमको धोखा दिया। रोहन जानबूझकर सुनार के सामने एक्टिंग करने लगता है ताकि सुनार को उस पर शक ना हो। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन ये गहने नकली है। तुम्हें पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवानी चाहिए। रोहन शौक में घर वापस आता है और शिल्पा को बताता है कि गहने नकली है। क्या नकली? ये नहीं हो सकता, नेहा ने तो हमें चकमा दे दिया। तभी थोड़ी देर बाद शिल्पा नेहा के घर आती है और उससे कहती है, नेहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। उस ऑटो वाले ने तुम्हारे गहने लूट लिए। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अरे शिल्पा दीदी, रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारे गहने तो चोरी हो गए हैं, तो रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत क्यों नहीं है? अरे वो गहने असली नहीं थे, वो तो नकली थे। मैं सोने के गहने पहनकर बाहर नहीं जाती। क्या? नकली? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? लेकिन इसमें मुझे आपको कुछ बताने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब था, अगर मुझे पता होता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। वैसे नेहा, मैं तुम्हारी समझदारी की तारीफ करना चाहती हूँ। नकली गहने खरीदना बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए दीदी। नेहा, तुम्हारे गहने बहुत सुंदर थे, लेकिन तुम हमेशा से ही नकली गहने पहनती हो या तुम्हारे करण जी तुम्हें असली गहने भी दिलाते हैं? हाँ बिल्कुल दिलाते हैं ना, मेरे पास तो बहुत सारे असली गहने हैं। अच्छा, इसका मतलब करण भैया तुम्हें बहुत सारे गहने दिलाते हैं। वैसे भी तो वो बिजनेसमैन है। हाँ, करण मुझे कभी कभी गहने दिलाते हैं। मुझे भी दिखाओ ना यार, मुझे भी अभी कुछ गहने बनवाने हैं। अगर तुम्हारे गहनों का कोई डिजाइन मुझे अच्छा लगा तो मैं भी वैसे ही गहने बनवा लूंगी। तभी नेहा की सास वहाँ जाती है। नेहा बेटा, चाय बनाओ ना, मुझे थकान सी हो रही है। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। नेहा चाय बनाने के लिए चली जाती है और शिल्पा का प्लान फिर से फेल हो जाता है। सरिता नेहा के जाने के बाद शिल्पा के पास बैठती है। और बेटा शिल्पा, तुम कैसी हो? आजकल तुम्हारा चेहरा थोड़ा परेशान दिख रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा काम का दबाव है। मुझे अभी एक जरूरी कॉल करनी है, मैं बाद में आती हूँ। अरे कॉल ही तो है, बाद में कर लेना। अभी नेहा बहू चाय बना कर ला रही है, थोड़ी देर बाद चली जाना। अरे नहीं 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 आंटी जी, जरा अर्जेंट कॉल है। शिल्पा जल्दी से उठकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि आज नेहा से बात करने का मौका चला गया था। लेकिन उसकी सासू माँ वहाँ बैठ गई थी। तभी कुछ दिन बाद शिल्पा अच्छी तरह तैयार होकर नेहा के घर आती है। वो नेहा के पास बैठती है और कहती है, नेहा, मुझे एक शादी में जाना है, मेरे पास गहने नहीं है, क्या तुम मुझे अपने गहने दे सकती हो? नेहा थोड़ी हिचकिचाती है। ठीक है शिल्पा दीदी, आप बैठिए, मैं आपको अपने गहने लाकर देती हूँ। नेहा अपने नकली ज्वेलरी लाकर शिल्पा को दे देती है। ये लीजिए दीदी ज्वेलरी। ये तुम्हारी असली ज्वेलरी है? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी इमिटेशन ज्वेलरी है। अरे ये नकली है, लेकिन ये मेरे ससुराल का फंक्शन है। मैं अगर नकली गहने पहन कर गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे अपनी असली गहने दिखा सकती हो? नेहा थोड़ी असहज हो जाती है। तभी नेहा की सास वहाँ पर आ जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है नेहा, तुम क्या कर रही हो? माँ जी, शिल्पा दीदी को शादी में जाने के लिए गहने चाहिए, इसलिए वो मुझसे मांग रही है। हाँ बेटा, तो तुम शिल्पा को अपनी इमिटेशन ज्वेलरी दे दो। नहीं नहीं आंटी जी, वो मुझे इमिटेशन नहीं, असली ज्वेलरी चाहिए। मैं शादी से लौटते ही नेहा को उसकी ज्वेलरी लौटा दूंगी। माफ करना शिल्पा बेटा, लेकिन इस तरह से अपनी बहू के गहने तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी बहू की शादी के समय से मिले हुए हैं। शिल्पा का चेहरा बदल जाता है और वो असहज महसूस करने लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। शिल्पा उदास चेहरा लेकर अपने घर जाती है और अपने पति रोहन के पास बैठती है। तुम नेहा के गहने ले आई ना? नहीं, मैं नहीं ला पाई। क्यों, क्या हुआ? नेहा की सास ने मुझे गहने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू के गहने किसी को नहीं दे सकती। ये बात सुनकर रोहन का दिमाग खराब हो जाता है। हर बार हमारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। अगर आज हमें नेहा की ज्वेलरी मिल जाती तो हम वो लेकर यहाँ से हमेशा के लिए 9, 10, 11 हो जाते। रोहन, हमें कुछ सोचना होगा। हमें नेहा के गहने पाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। मैं क्या करूँ?
मैं तो हर बार तुम्हारे साथ मिलकर प्लान बनाता हूँ, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें नेहा के गहने कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोहन के कान में आइडिया बताती है, जिसे सुनकर रोहन खुशी से नाच पड़ता है। हाँ, वाह शिल्पा, ये तो कमाल का आइडिया है, ये जरूर काम करेगा। अगले दिन नेहा किसी काम के लिए घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में एक ऑटो वाला नेहा को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ एक कमरे में रस्सियों से बांध देता है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर दो लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा कर आते हैं और नेहा से कहते हैं, हमें अपने घर वालों का नंबर बताओ, हमें उन्हें ये खबर सुनानी है कि हमने तुमको किडनैप कर लिया है। क्यों? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? आखिर मेरी तुम लोगों से क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। चुप रहो और हमें नंबर बताओ। नेहा डर के मारे अपने घर वालों का नंबर बता देती है। मास्क वाले लोग फोन करके नेहा के घर वालों को ये खबर सुनाते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं। अरे ओ बुढ़िया, सुन हमारी बात। तेरी बहू हमारे पास है और हमें उसके बदले 50 लाख रुपए चाहिए, वरना तेरी बहू तो तुझको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हम वही कह रहे हैं जो तू सुन रही है। चुपचाप से पैसे लेकर हमारी बताई हुई जगह पर आ जा, वरना अपनी बहू को फिर कभी नहीं देख पाएगी। नहीं, मेरी बहू को कुछ मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तभी वो कॉल काट देते हैं और सरिता के वहाँ आने का इंतजार करते हैं। मास्क वाले दोनों जने आराम से बैठे हुए थे। उनके दिमाग में पुलिस के आने का कोई डर नहीं था। तभी 1 मिनट बाद भी वहाँ सरिता और करण पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस को देखकर मास्क वाले उन दोनों जनों की हालत खराब हो जाती है। तुम दोनों को पकड़ लिया गया है, तुम्हारे मास्क हटाओ। पुलिस जब उन दोनों को पकड़कर उनका मास्क हटाती है तो नेहा उन्हें देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो दोनों शिल्पा और रोहन थे। शिल्पा दीदी, रोहन भैया, आप दोनों ने मुझे किडनैप किया था। नेहा, हम हमें माफ कर दो नेहा, हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने ये गलत काम किया। तुम दोनों ने मेरी बहू को किडनैप किया? तुम्हें शर्म आ रही है अब? हाँ? अरे, इन जैसे लोगों में शर्म नाम की चीज ही नहीं होती। अगर होती तो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। नेहा करण और अपनी सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी, करण जी, आप लोग इतनी जल्दी पुलिस के साथ यहाँ पर कैसे हैं? बेटी, मुझे तो इस शिल्पा पर पहले से ही शक था। ये जब भी हमारे घर आती थी तो चोरों की तरह हमारे घर पर नजर रखती थी, और आज मैंने इसे एक ऑटो वाले को तेरी फोटो देते हुए देखा था। उसकी सारी बातें सुन ली थी, तब मुझे समझ आया कि तुझे किडनैप करने वाली है। क्या? जब आपको मम्मी सब पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे, इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब ऑटो वाले ने तुझे किडनैप किया तभी से पुलिस वाले तेरे पीछे थे। वाह मम्मी जी, आप तो सचमुच बहुत चतुर हैं। बेटी, तेरी सासू माँ होने के नाते ये फर्ज है कि मैं अपनी बहू की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूँ। आपकी चतुराई के लिए धन्यवाद। ये दोनों बहुत लोगों के साथ पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हम बहुत समय से इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन ये अपना नाम और पहचान बदलकर न जाने कहां कहां पहुंच जाते थे। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जी, ये दोनों बहुत शातिर हैं। इनका शातिर दिमाग आपके सामने धरा का धरा रह गया। अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब कोई भी इन्हें सजा मिलने से नहीं बचा सकता। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और उनकी सारी शातिरता धरी की धरी रह जाती है। शिल्पा और रोहन को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। ये कहानी है घमंडी पिज्जा वाली। राकेश अपने परिवार के साथ गोपालपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। सुबह सुबह राकेश की बेटी रिया उसके पास आई और कहा, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, आज आप बाहर से कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आना। मेरा बहुत दिन से कुछ बाहर का खाने को मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं आज शाम को कुछ अच्छा सा लेकर आऊंगा। तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है? पिताजी, वैसे तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन है। आजकल सब लोग पिज्जा खाते हैं, लेकिन मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया। सब लोग कहते हैं
कि पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। हाँ पिताजी, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी सुना है कि पिज्जा वाकई में बहुत स्वादिष्ट होता है। आज आप हम लोगों के लिए पिज्जा लेकर आना, ठीक है? अच्छा ठीक है बच्चों, मैं सबके लिए पिज्जा ले आऊंगा। राकेश काम के लिए निकल जाता है। शाम को राकेश जब घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राकेश ने देखा तो वो रेस्टोरेंट पिज्जा का था। अच्छा हुआ जो मुझे ये पिज्जा का रेस्टोरेंट मिल गया। अभी जाकर बच्चों के लिए स्वादिष्ट पिज्जा पैक करवा लेता हूँ। राकेश जल्दी से अंदर गया तो वहाँ पर बहुत तरह के पिज्जा थे। साहब, ये हमारा स्पेशल पिज्जा है। इसमें बहुत सारे टॉपिंग्स भी है। ठीक है, देखने में तो ये पिज्जा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कितने का है? साहब, ये तो बस 200 रुपए का ही है। ये तो बहुत महंगा है। मुझे तो लगा था कि एक पिज्जा 50 रुपए का आता होगा। मेरी जेब में तो सिर्फ 300 रुपए हैं। एक काम करता हूँ, एक पिज्जा ही ले लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास ज्यादा पिज्जा खरीदने के पैसे नहीं हैं। बताइए भैया, आपके लिए कितने पिज्जा पैक कर दूं? आप मेरे लिए एक पिज्जा पैक कर दीजिए भैया। ठीक है साहब। छोटू, जल्दी से साहब के लिए एक पिज्जा पैक कर दो। राकेश ने जल्दी से पिज्जा पैक करवाया और घर की ओर चल दिया। जब राकेश घर पहुंचा तो रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी ये क्या है? क्या आप इसके अंदर पिज्जा लेकर आए हो? हाँ बेटा, तुमने आज मुझसे पिज्जा मंगाया था ना, तो मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ। रिया, सोनू और उनकी माँ पुष्पा ने पिज्जा खाना शुरू कर दिया। रिया ने पिज्जा का पहला टुकड़ा लिया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मम्मी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ये तो मुझे सच में बहुत पसंद आया। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद पिताजी, ये पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा जन्मदिन बहुत ही खास बन गया। मुझे अपना ये जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पिज्जा पसंद आया बेटा। तुम्हारा जन्मदिन खास बनाने के लिए ही तो मैं ये पिज्जा लाया था। रिया ने अपने पापा को गले लगाया और उन्हें थैंक यू बोला। अगले दिन से राकेश फिर से अपने काम पर लग गया। गांव में उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। कुछ सब्जियों को वो बाहर बेच देता था और बाकी सब्जियां घर में खाना बनाने के उपयोग में आती थी। शाम को घर आते वक्त उसने अपने खेत से खूब सारी सब्जियां तोड़ी और उन्हें घर लेकर आ गया। पुष्पा, आज मैं खेत से बहुत सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। कल जो पिज्जा हमने खाया था ना, वो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन दुकान का पिज्जा बहुत महंगा मिलता है। आज तुम इन सब्जियों से घर में ही पिज्जा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पिज्जा बनाना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। हम ऑनलाइन रेसिपी देखकर पिज्जा बना सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप मुझे पिज्जा बनाने की विधि बताइए तो मैं उसके अनुसार पिज्जा बना दूंगी। राकेश ने पुष्पा को ऑनलाइन रेसिपी दिखाई और उन्होंने मिलकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। रिया और सोनू भी उनकी मदद करने लगे। मम्मी, मैं पिज्जा के लिए टॉपिंग्स लगा देती हूँ। इसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियाँ और चीज भी डालेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे पास तो चीज है ही नहीं। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बिना चीज के भी पिज्जा बहुत अच्छा बन जाएगा तुमसे तो। धन्यवाद बेटा। सब लोग पिज्जा बनाने की तैयारी कर रहे थे। रिया टॉपिंग्स तैयार कर रही थी, सोनू पिज्जा के लिए आटा गूंथ रहा था और पुष्पा पिज्जा के लिए सॉस तैयार कर रही थी। राकेश रेसिपी को पढ़ रहा था। अरे, रेसिपी में तो ओवन में पिज्जा बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो ओवन है ही नहीं, तो हम पिज्जा कैसे बनाएंगे? आप चिंता मत करो, मैं पिज्जा बना लूंगी। बचपन में जैसे ही माँ चूल्हे की भट्टी बनाकर तंदूरी रोटियों को सेकती थी, वैसे ही चूल्हे की भट्टी बनाकर मैं पिज्जा बना लूंगी। क्या सच में ये संभव है? इससे पिज्जा अच्छा तो बनेगा ना? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी माँ से ये तरीका सीखा है। हम चूल्हे की भट्टी में पिज्जा को रख कर सेक सकते हैं। मम्मी तो वाकई सब कुछ जानती है। सोनू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी पुष्पा ने चूल्हे की भट्टी तैयार की
और पिज्जा को उसमें रखा। थोड़ी देर बाद पिज्जा तैयार हो गया और पिज्जा की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब लोगों ने बड़े ही चाव से पिज्जा को खाया। तभी पिज्जा खाते खाते पुष्पा ने कहा, कल आप जो पिज्जा लेकर आए थे वो 200 रुपए का था और इस पिज्जा से काफी छोटा था। हमें ये पिज्जा बनाने में इतनी लागत नहीं आई है। अगर हम इसमें चीज भी डालते तो ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। इसका मतलब तो यही है कि पिज्जा बेचकर दुकान वाले को बहुत अच्छा मुनाफा होता होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिज्जा बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत कम लागत आती है। अगर हम अपना पिज्जा का काम शुरू करें तो हमें भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और वैसे भी पिज्जा बनाना बहुत ही आसान है। मैंने पहली बार पिज्जा बनाया और देखिए तो कितनी आसानी से कितना अच्छा पिज्जा बन गया। मैं तो कहती हूँ हमें अपना पिज्जा का काम शुरू कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा चलेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो हमें अपना पिज्जा का काम शुरू करना चाहिए। रिया और सोनू ने भी अपने माता पिता की बात सुनी और उन्हें समर्थन दिया। अगले दिन राकेश और पुष्पा अपने खेत से ढेर सारी सब्जियां तोड़ के लाए। उन्होंने दुकान से पिज्जा बनाने का सामान खरीदा, जैसे कि आटा, चीज और अन्य आवश्यक सामग्री। लेकिन पिज्जा की सॉस पुष्पा ने अपने हाथों से ही बनाई, जिससे उसके पिज्जा का स्वाद बाकी दुकान के पिज्जा से अलग रहे। राकेश के पास पहले से ही अपना सब्जी का ठेला था, जिसे उसने अब पिज्जा वाले ठेले में बदल दिया। पुष्पा ने पिज्जा बनाकर तैयार किया और उन्हें बेचने के लिए बाजार में निकल गई। पिज्जा ले लो, पिज्जा, एकदम स्वादिष्ट पिज्जा, घर की सॉस और ताजी सब्जियों से बना स्वादिष्ट पिज्जा। एक बार खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ भैया आओ, खाओ ताजी सब्जियों से बना स्वादिष्ट पिज्जा। पुष्पा की आवाज सुनकर लोग उसके पिज्जा स्टॉल के आसपास इकट्ठा होने लगे और ग्राहकों ने जैसे ही पुष्पा के हाथ का बना पिज्जा खाया तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वाह, ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट पिज्जा कभी नहीं खाया था। पिज्जा की सॉस का तो ऐसा स्वाद है, कहीं मिलता ही नहीं ऐसा। हाँ भैया, क्योंकि मैंने इसे खुद बनाया है। मैंने अपनी माँ से सीखी हुई रेसिपी का उपयोग किया है। ये तो दुकान के पिज्जा से बहुत अलग है। आपका पिज्जा सचमुच बहुत अच्छा है। अब से तो मैं आपके यहाँ से ही पिज्जा खरीद कर खाया करूँगा। धन्यवाद भैया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको हमारे यहाँ का पिज्जा बहुत पसंद आया। जब ग्राहकों को उनका पिज्जा इतना पसंद आया तो धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और उनको बहुत मुनाफा भी होने लगा। पुष्पा का पिज्जा बाजार में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से उसका पिज्जा खाने के लिए आने लगे। राकेश जी, मैं अकेले सारा काम नहीं संभाल सकती। पिज्जा स्टॉल पर अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मुझे काम में किसी की मदद की जरूरत है। अच्छा, लेकिन तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? तुम्हें पिज्जा बनाने में किसी की मदद चाहिए या फिर बेचने में मदद चाहिए? मुझे पिज्जा बनाने में, ग्राहकों को संभालने में और अन्य कामों में मदद चाहिए। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो खेत में काम करता हूँ, तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपने खेत में किसी और को काम पर रख सकता हूँ, फिर मैं आसानी से तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। आप अपने खेत में किसी और को काम पर रखो और मेरी मदद करो। ठीक है, मैं कल ही किसी को काम पर रख लूंगा और तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। राकेश ने अगले दिन अपने खेत में किसी और को काम पर रख लिया और पुष्पा की मदद करने लगा। पुष्पा का काम और भी अच्छा चलने लगा और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा। कुछ महीनों में पुष्पा और राकेश का काम इतना बढ़ गया कि उन दोनों से भी काम नहीं संभाला गया। वो दोनों दिन रात काम करते थे, लेकिन फिर भी ग्राहकों की मांग पूरी नहीं हो पाती थी। राकेश जी, हमें कुछ और लोगों को काम पर रखना होगा। अब हम दोनों से ये काम नहीं संभल रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें कुछ और लोगों को काम पर रखना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक बड़ा स्थान भी चाहिए ना। हमारा पिज्जा का स्टॉल अब छोटा पड़ रहा है। तो हम एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। इससे बाजार में एक बड़ा स्थान मिल जाएगा और हमारा काम और अच्छे से चलेगा।
ये बहुत अच्छा विचार है। हम कल ही एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और अब बाजार में अपनी बड़ी सी पिज्जा शॉप खोल लेते हैं। पुष्पा और राकेश ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अपनी पिज्जा शॉप खोली। उन्होंने कुछ और लोगों को काम पर रखा और अपने काम को और भी बढ़ाया। दुकान खोलने के बाद उनका काम और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने दुकान में काम करने के लिए काफी लोगों को रखा। तभी एक दिन पुष्पा ने कहा, राकेश जी, अब मैं सिर्फ कैश का काम किया करूंगी, बाकी पिज्जा बनाने का सारा काम हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ही करेंगे। आखिरकार मैं उन्हें इतने पैसे दे रही हूँ तो मैं क्यों काम करूँ? लेकिन उन्हें तुम्हारी तरह इतना स्वादिष्ट पिज्जा थोड़ी ही बनाना आता है। वो लोग तो यहाँ पर ग्राहकों को संभालने का काम और साफ सफाई का काम ही करते हैं ना। आप चिंता मत करो राकेश जी, मैं उन्हें अच्छा पिज्जा बनाना सिखा दूंगी। उसके बाद वो अच्छा पिज्जा बना लेंगे। वैसे भी इतने पैसे हम उन्हें सिर्फ साफ सफाई और ग्राहकों को संभालने के लिए थोड़ी ना देते हैं। ठीक है पुष्पा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पुष्पा ने अपने कर्मचारियों को पिज्जा बनाना सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अपनी विशेष रेसिपी बताई और उन्हें पिज्जा बनाने की तकनीक सिखाई। धीरे धीरे कर्मचारियों ने पिज्जा बनाना सीख लिया और वो पुष्पा के बताए अनुसार पिज्जा बनाने लगे। जब वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पिज्जा बनाना शुरू किया तो लोग पहले से भी ज्यादा पिज्जा की तारीफ करने लगे। अरे वाह वाह वाह, आपका पिज्जा तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। आपके यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी तो आपसे भी अच्छा पिज्जा बनाते हैं। सच कहा बहन जी, स्वाद के मामले में तो आपके कर्मचारियों ने आपके हाथ के पिज्जा को भी मात दे दी। पुष्पा ग्राहकों की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। वो ग्राहकों के सामने तो अपनी जलन दिखा नहीं सकती थी, लेकिन ग्राहकों ने उससे ज्यादा उसके कर्मचारियों की इतनी तारीफ की कि वो उससे सहन नहीं होती। वो अंदर अपने कर्मचारियों के पास जाती है। कैसा पिज्जा बना रहे हो तुम लोग? सभी ग्राहक आकर कुछ कुछ बोल के जा रहे हैं। तुम भी बिल्कुल अच्छा पिज्जा नहीं बनाते हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, बस यहाँ पर मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए आ जाते हो। लेकिन मीम साहब, हम तो वैसे ही पिज्जा बनाते हैं, बिल्कुल जैसे आपने हमें पिज्जा बनाना सिखाया। अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें बता दीजिए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें एक बार फिर से सिखा दीजिए ना। रहने दो तुम्हें कुछ भी सिखाकर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला। तुम बस यहाँ पर मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए आ जाते हो। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से मैं तुम्हारी पगार आधी काटूंगी। आप ये क्या कह रही हैं मालकिन जी? ये तो ठीक नहीं है। ये तो हमारी पगार काटने का कोई कारण ही नहीं हुआ। हमने आपके लिए इतना अच्छा काम किया, उसके बदले में आप हमें ये सिला दे रही हैं। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी आधी पगार काटी जाएगी तो काटी जाएगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो यहाँ पर काम करो, वरना यहाँ से जाओ। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा काम कम हो रहा है। ग्राहक मेरी बुराई करके जा रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूं। पुष्पा वहाँ से चली जाती है और कर्मचारी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपनी पगार कटने के फैसले से बहुत दुखी होते हैं। एक महीना बीत जाने के बाद एक दिन एक कर्मचारी कुछ ग्राहकों को उनके पिज्जा की तारीफ करते हुए सुन लेता है। ये पिज्जा तो पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। हाँ, मैंने पहले भी यहाँ से पिज्जा खाया था, लेकिन अब ये और भी स्वादिष्ट हो गया है। जब कर्मचारी ग्राहकों की ऐसी बातें सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो जल्दी से बाकी कर्मचारियों के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। तभी वो सब कर्मचारी पुष्पा के पास जाते हैं और कहते हैं, पुष्पा जी, हमें आपकी बात याद है। आप कहती थी ना कि हमारे पिज्जा बनाने की वजह से ग्राहकी कम हो गई है और लोग पिज्जा की बुराई करते हैं। लेकिन हमें तो अपने कानों से सुना है कि लोग पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं। क्या कोई भी ग्राहक ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बने हुए पिज्जा की तारीफ करता हो? और तुम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हो या ग्राहकों की बात पर नजर रखने के लिए नहीं आते हो? बस बहुत हो गया पुष्पा जी, हमें अपनी पगार पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। हमारे हाथ का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद है और इसी वजह से आपकी ग्राहकी इतनी अच्छी चल रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी दुकान चल रही है? अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, समझे? मुझे तुम जैसे कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुष्पा जी, हमें तो आपके लिए बहुत काम किया है। आप इस तरह कैसे हमें काम से निकाल सकती है?
हमें आपकी इस दुकान के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरा काम मेरी पिज्जा रेसिपी की वजह से चलता है, ना कि तुम लोगों की वजह से। अपने हाथ की रेसिपी तो मैं किसी को भी सिखाकर भी अपने रेस्टोरेंट को चला सकती हूँ। तुम लोग बस मेरे लिए काम करने वाले कर्मचारी हो और कुछ नहीं। लेकिन पुष्पा जी, हमने तो आपके लिए बहुत मेहनत की थी, हमें ऐसे ट्रीट ना कीजिए। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं नए कर्मचारियों को रख लूंगी और जो मेरे लिए अच्छा काम करेंगे। पुष्पा अपने सभी कर्मचारियों को काम से निकाल देती है और नए लोगों को काम पर रखती है। वो उन्हें अपनी पिज्जा की रेसिपी सिखाती है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा पिज्जा बनाना नहीं आता। माफ कीजिए पुष्पा जी, लेकिन हमें आपकी रेसिपी समझ ही नहीं आ रही है। क्या तुम्हें मेरी रेसिपी समझ नहीं आ रही है? लेकिन ये तो बहुत ही आसान है। तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम्हें ये अच्छी तरह से बनानी आ जाएगी। नए कर्मचारियों को बिल्कुल भी अच्छी तरह पिज्जा बनाना नहीं आता, जिस वजह से कुछ दिनों बाद पुष्पा की ग्राहकी कम होने लगती है। लोग उसके पिज्जा की गुणवत्ता से असंतुष्ट होने लगते हैं। ये पिज्जा तो पहले जैसा नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल ही खराब है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पुष्पा जी का पिज्जा पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब तो इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? मेरी ग्राहकी कम हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपने कर्मचारियों को बदलना होगा। पुष्पा उन लोगों को काम से निकालकर एक बार फिर कुछ नए लोगों को काम पर रखती है, लेकिन उन्हें भी वैसा पिज्जा बनाना नहीं आता। कोई भी नया कर्मचारी पुष्पा की दुकान पर अच्छा पिज्जा नहीं बना पाता। पुष्पा को ये देखकर बहुत निराशा होती है और उसे फिर से खुद ही पिज्जा बनाने का काम शुरू करना पड़ता है। राकेश जी, मुझे लगता है कि मुझे फिर से खुद ही पिज्जा बनाना होगा। कोई भी नया कर्मचारी अच्छा पिज्जा नहीं बना पा रहा है। लेकिन पुष्पा, ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम दोनों मिलकर भी उतने पिज्जा नहीं बना पाएंगे। मुझे पता है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने इतने सारे कर्मचारियों को रखा, लेकिन कोई भी अच्छा पिज्जा नहीं बना पाया। अगर मैं सच कहूँ तो तुमने अपने पुराने कर्मचारियों को काम से निकालकर बहुत ही बड़ी गलती की है। तुम्हें उन्हें इस तरह से काम से निकालना नहीं चाहिए था। वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब आप भी मेरे सामने उन लोगों की तारीफ मत कीजिए। मैं खुद ही अपनी पिज्जा शॉप को संभाल सकती हूँ। पुष्पा और राकेश मिलकर पिज्जा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आधे से ज्यादा ग्राहकों को वहाँ से पिज्जा खाए बिना ही वापस जाना पड़ता है। माफ करिए, हमें पिज्जा नहीं मिला, हमें कहीं और जाना होगा। हाँ, हमें भी पिज्जा नहीं मिला। आपकी सर्विस बहुत ही खराब है। हम आज के बाद फिर कभी यहाँ पर पिज्जा खाने नहीं आएंगे। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में हमारा काम बंद हो जाएगा। 1 महीना बीत जाता है, लेकिन पुष्पा और राकेश मिलकर भी अपने व्यवसाय को नहीं संभाल पाते। ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी और व्यवसाय की स्थिति खराब होती जा रही थी। राकेश जी, मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने कर्मचारियों को ही काम पर रखना होगा। हम अकेले इस व्यवसाय को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। हाँ पुष्पा, हमें उन्हें फिर से काम पर रखना होगा। पुष्पा अपने पुराने कर्मचारियों को फोन करती है, लेकिन वो लोग वहाँ पर काम करने से मना कर देते हैं। हेलो रोहन, मैं पुष्पा हूँ। हमें कर्मचारियों की जरूरत है। क्या तुम यहाँ पर काम करने के लिए आ सकते हो? नहीं पुष्पा जी, हमें आपके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था। माफ करना रोहन, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। नहीं पुष्पा जी, हमें आपकी तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपके साथ काम करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने अपना नया काम शुरू किया है। जब पुष्पा ग्राहकों को संभाल ही नहीं पाती, तो लोग उसकी पिज्जा शॉप पर आना ही बंद कर देते हैं। पुष्पा के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो पिज्जा शॉप का किराया दे सके। वो अपनी पिज्जा शॉप को बंद करने का फैसला करती है। इसी बीच पुष्पा के पुराने कर्मचारी मिलकर बाजार में अपनी पिज्जा शॉप खोल लेते हैं। उनकी पिज्जा शॉप पर सभी लोग उनके पास ही पिज्जा खाने के लिए जाने लगते हैं। पुष्पा के घमंड की वजह से उसका अच्छा खासा बना बनाया सारा बिजनेस खराब हो जाता है। वो अपने गांव में वापस जाती है और उसे फिर से अपना एक छोटा सा पिज्जा स्टॉल लगाकर घर का गुजारा करना पड़ता है।
तो पुष्पा की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि घमंड और अहंकार कितना खतरनाक हो सकता है ना? तो आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।